हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्लास नंबर 15। और अभी तक देखिए हम लोग वैदिक काल को पूरा कर रहे थे। अभी भी इसमें कुछ पोर्शन बचा हुआ है, जैसे कि वैदिक कालीन आर्थिक संरचना। अब जब भी वैदिक काल की बात आती है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला है यहाँ पे ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ की आर्थिक संरचना थी, उसके बाद उत्तर वैदिक काल तक कि कौन कौन सी जो गतिविधियाँ थी ऋग वैदिक काल की निरंतरता के रूप में बनी रही, और उसके तत्पश्चात इस उत्तर वैदिक काल में जो कि मैंने बताया था आप लोगों को कि बेहद एक परिवर्तन के काल के रूप में जाना जा रहा है, यहाँ पे कौन कौन से परिवर्तन हुए उससे भी हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। ऋग वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। देखिए, अब उस समय जो भी आर्य लोग थे उनका जीवन अगर देखा जाए तो मुख्यतः भौतिक रूप से मुख्यतः अगर देखा जाए तो पशुचारण हो गया, कृषि, छोटी मोटी कृषि, कुटीर उद्योग पर आश्रित था। अब कुटीर उद्योग का मतलब कतई ये नहीं है कि लोग कुछ उस समय के संदर्भ में बहुत अधिक प्रगतिशीलता को लोग अपनाए हुए, बिल्कुल सिंपल रूप में आर्यों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। घुमंतु जीवन, लोग यहाँ वहाँ लोग घूमते थे। तो उस प्रकार से अगर देखें तो किसी प्रकार के अस्थायित्व जो हमें दिखाई नहीं देती है। जब अस्थायित्व उनके लाइफ में था ही नहीं, तो कृषि एवं व्यापार वाणिज्य का जो विकास था उतना नहीं हो सका। लेकिन फिर भी उस समय जो भी था उससे हमें देखना पड़ेगा कि आर्थिक जीवन में उनका जो प्रमुख पेशा कौन कौन से यहाँ पे था। तो पहला है यहाँ पे पशुपालन। देखिए, उस समय जो आर्य लोग थे बिल्कुल यायावर थे। यायावर आप लोगों को पता होगा, घुमंतु के रूप में आप समझ सकते थे, यहाँ वहाँ घूमने वाले थे। खाना बदोश के रूप में मौजूद थे, खाना बदोश। ठीक है, तो इनका जो मुख्य पेशा पूरी तरीके से यही पशुपालन था। पशुपालन पे ये लोग निर्भर थे। आर्यों के जीवन में इससे पशुओं का, विशेषकर इन पशुओं में जो गौ थी, गाय, गौ माता, इनका विशेष स्थान का, क्योंकि जीवन से संबंधित तमाम अभिव्यक्तियाँ इसी गौ के माध्यम से पूरी तरीके से व्यक्त हुई, जिससे कि बहुत सारे शब्दावलियाँ मिलता है। जैसे कि उस समय राजा को गोपति, समय को गोधुली बोला गया, पुत्री को दुहिता बोला गया, धनी व्यक्ति को गौतम बोला गया। अर्थात कहने का सेंस क्या है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट शब्द आ रहा है उसके बारे देखिए, गो गो गो, यहाँ पे गो था। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि राजा को गोपति बोला गया, राजा को गोपति। उसी तरीके से समय को गोधुली बोला गया। उसी तरीके से धनी व्यक्ति को गोमत के रूप में यहाँ पे बोला गया। तो कहने का सेंस क्या है यहाँ पे कि जो गाय थी आर्यों की सर्वाधिक इम्पोर्टेंट पशुओं में से वहाँ पर उस समय एक थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि उस समय गाय की, गो की यहाँ पे चोरी भी खूब होती थी। ऐसा नहीं था कि चोरी नहीं होता था। दूध के लिए अधिकतर मात्रा में होता था। अतः कहा जा रहा है कि जो गविष्ठ थी, गायों की खोज भी युद्ध का पर्याय बन गया। मुख्य संपत्ति एवं साथ साथ देखिए विनिमय का साधन भी यहाँ पे गायों के माध्यम से उस समय किया जाता था। इसके अलावा अन्य पशु के रूप में भी यहाँ पे उस समय उनकी जानकारी अच्छी खासी हो चुकी थी, जैसे कि हाथी, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, बाघ, टाइगर, बाघ, यहाँ पे सिंह आदि से ये लोग पूरी तरीके से लायन से ये लोग परिचित थे। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए पशुपालन के रूप में उनका जो यही था, एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण तो नहीं था लेकिन व्यापक दृष्टिकोण यहाँ पे मौजूद था। दूसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उनकी कृषि क्या था। तो देखिए, कृषि ऋग वैदिक आर्यों का गौण पेशा था, इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इसीलिए मैंने पहली बार पशुओं को दिखाया है कि पशु उस समय इम्पोर्टेंट थे। तो गौ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऋग वैदिक आर्यों का जो गौण पेशा था पूरी तरीके से गौ के बाद सेकेंड नंबर पे ध्यान रखिएगा, गौण था। गौण के रूप में इतना इम्पोर्टेंट उस समय इसको नहीं दिया गया था। और उस समय अगर कृषि हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फसल भी जरूर होगा। प्रथम फसल के रूप में उस समय जो लगाया गया यौ, मैंने जिसको जौ बोला गया, वर्तमान समय में एक मोटी फसल के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। वर्षा वगैरह के लिए इसके बहुत अधिक जरूरत नहीं होती है। ऋग वैदिक आर्यों का
ऋतुओं का अच्छा खासा ज्ञान था। थोड़ा बहुत अगर ये कृषि कर रहे हैं तो ऋतु का ज्ञान इन्हें होना जरूरी था। जुताई में लकड़ी का हल प्रयोग करते थे, लकड़ी का हल प्रयोग करते थे। कुल मिलाकर पशु चारण की तुलना में कृषि का महत्व काफी नगण्य था। और साथ में कहा जा रहा है कि इसकी पुष्टि ऋग वैदिक देवकुल में कहा जा रहा है कि देवियों की नगण्य स्थिति भी यहाँ पे होती है, कि बहुत अधिक यहाँ पे देवी वगैरह की हमें संख्या नहीं दिखाई देती है। उसी तरीके से यहाँ पे है शिल्पों के लेके ऋग्वेद में कुछ शिल्पों का वर्णन हुआ है, जिससे कि जो भी शिल्प है उस समय, जैसे कि बढ़ई हो गया, बढ़ई का वर्णन हमें मिलता है। साथ में यहाँ पे कुम्हार, ऐसे कुछ, ठीक है, धातु बनाने वाले, जिससे कि तांबा और कांसे का जो उस समय लोग प्रयोग करते थे, ठीक है, उसका भी हमें प्रयोग मिलता है, इनके नाम से प्रयोग मिलता है। जैसे कि तांबा और कांसे का जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता था, उसके लिए दोनों शब्द के लिए इस समय अयस का प्रयोग किया जाता था, अयस, तांबा। इसके अलावा यहाँ पे कांसा, ठीक है, तो कांसा को हम लोगों ने देखा हुआ था। तांबा प्लस टीन को मिला के यहाँ पे कांसे का निर्माण किया जाता था। उसी तरीके से यहाँ का जो वाणिज्य व्यापार है, ऋग्वेद में वणिक समुदाय की चर्चा मिलती है, वणिक, ठीक है, और इनको पड़ी के नाम से भी बुलाया जाता था, वणिक, पड़ी। कहा जा रहा है कि पड़ी नामक व्यापारियों के समूह में हुई थी। एक गैर आर्य समुदाय से संबंधित थे। गैर आर्य, जो लोग आर्य नहीं थे वही थे गैर आर्य, और अपनी कृपणता के लिए विख्यात थे। इस काल में धीरे धीरे कहा जा रहा है कि नियमित सिक्कों का ध्यान रखिएगा, इसको लेकर कन्फ्यूजन मत करिएगा। नियमित कॉइन्स, सिक्कों का विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ था। और यहाँ पे जब नियमित सिक्कों का विकास नहीं हुआ था, व्यापार वगैरह अगर थोड़े बहुत चल रहा है, तो उस समय जो मौजूद था यहाँ पे बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में यहाँ पे मौजूद थी। और सबसे इम्पोर्टेंट था उस समय जो कीमती वस्तु के रूप में था, मैंने आप लोगों को तभी बताया था, गौ, गाय का रोल यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वस्तुतः कहा जा रहा है कि कृषि अधिशेष की स्थिति न होने से व्यापार भी पूरी तरीके से नगण्य था। अधिशेष जब तक समाज में आएगा नहीं, व्यापार भी उतना बढ़ नहीं पाएगा। कर आरोपण प्रणाली, यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में कर आरोपण प्रणाली का विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अस्थायी कृषि नहीं हो रही थी। और जब अस्थायी कृषि नहीं हो रही थी तो राजा को ध्यान रखिएगा बलि नामक, ठीक है, स्वैच्छिक रूप से कर मिलती थी, जो उनकी आय का एक साधन था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पर उपहार काफी इंपॉर्टेंट था। उपहार, ध्यान रखिएगा, उपहार गिफ्ट इकोनॉमी एवं निर्वाह अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी, जो लूट के माल का पुनर्वितरण एवं पारस्परिक विनिमय पर आधारित थी। निर्वाह अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि व्यापार का प्रसार संभव नहीं था। इस कारण नगरों का भी उदय इस काल में उतना नहीं हुआ, और संभवतः यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मौजूद थी। अब देखिए, जो भी यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर सपोज करिए कि ऋग्वैदिक उस समय का अगर एक कोई कबीला है, तो इस कबीले का प्रमुख के रूप में जिसे राजा बोला गया, सरदार के रूप में यहाँ पे मौजूद होता था। अब देखिए, ये सरदार का घर है, बाकी अगर अन्य लोगों का, ठीक है, जो भी यहाँ पे कबीलाई समाज है, अधिकतर यहाँ पे होता था क्या कि चलिए भाई, इसके पास भी गाय है, इसके पास भी गाय है, और इन्हीं गायों को क्या किया जाता था कि जितना भी ये कबीला में जो गाय होती थी, यहीं से मैंने आप लोग बताया था, गोत्र की यहाँ पे अवधारणा आ गई। सारे गायों को एक जगह समूह में बांट दिया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ से गोत्र की अवधारणा आ गई। अब सपोज करिए यहाँ पे, अब सबके पास यहाँ पे जो भी यहाँ पे अर्थव्यवस्था कह लीजिए, कृषि कह लीजिए, यहाँ पे एक ही एक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट थी, और ये थी यहाँ पे गाय से निर्मित वस्तु। और उस समय गाय से निर्मित वस्तु के रूप में दूध, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता था। अगर दूध यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अगर हो रहा है, तो सपोज करिए कि दूध कितने दिन जाएगा, दूध को बहुत लंबे समय तक स्टोर किया नहीं जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ ऐसे असमानता के जो तत्व हैं, एक कबीलाई समाज के अंतर्गत यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में भी हमें बिल्कुल एक समतामूलक
ठीक है, बिल्कुल एक बराबरी वाले जो समाज जो दिखाई देता है यहाँ पे, उसके यहाँ पे पूरे के पूरे जो गुण हैं यहाँ पे पाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं उत्तर वैदिक कालीन तक आते आते अब पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज आ गया। अब चेंज आने से पहले सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि निरंतरता क्या थी, कौन कौन से ऐसे यहाँ पे तत्व मौजूद थे जो ऋग वैदिक काल के समान ही कार्य कर रहे थे। तो कहा जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे भी वही हाल था, निर्वाह अर्थव्यवस्था के रूप में, माने किसी तरह अपना लाइफ चल जाए बहुत अच्छा है। इस काल में कृषि, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कृषि पशुपालन यहाँ पे जारी रहा, लेकिन यहाँ पे कृषि पे अधिक फोकस धीरे धीरे दिया जाने लगा। फसलों के रूप में अनेक फसलों की जानकारी हुई और साथ में यव जैसे फसल की निरंतरता यहाँ पे भी हमें दिखाई देती है। शिल्प के रूप में यहाँ पे कुछ और लोग आ गए, जैसे कि कारपेंटर वगैरह तो थे ही, धातु कर्म थे ही यहाँ पे, चरमकारी, चरम, ठीक है, चमड़ा साफ करने वाले, हो सकता था कि उस समय लोग कुछ इसका बनाते होंगे। तांबा एवं कांस्य धातु का प्रयोग होता रहा। वाणिज्य व्यापार की निरंतरता बनी रही। विनिमय के रूप में अभी भी यहाँ पे बार्टर सिस्टम काम यहाँ पे कर रहा था। कुल मिला के कर के रूप में यहाँ पे बलि का महत्व बना रहा, लेकिन उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया, क्योंकि ये बलि नहीं रहा, अब उसमें कुछ परिवर्तन आया। बलि नामक कर जो ऋग्वेदिक काल में एक स्वेच्छा से देने वाला कर था, लेकिन यहाँ पे स्वेच्छा से देने वाला कर नहीं रह गया। आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब आइए यहाँ पे देखिए परिवर्तन क्या आ रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है भूमि का परिवर्तन। अभी तक पशुपालन को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे भूमि को सबसे अधिक दिया जाने लगा। उत्तर वैदिक आर्यों के कहा जा रहा है कि जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। आर्य अब घुमंतु जीवन त्याग कर अस्थायी रूप से ग्राम बस्तियों में बसने लगे, और ग्राम बस्ती में जब बसने लगेंगे तो यहाँ पे भूमि की अवधारणा, किस ग्राम बस्ती में कौन बसेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सोचिए कोई भी अगर बस्ती बस रहा है तो उसके लिए मैदानी क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा जंगलों से दूर होना चाहिए। अब वहाँ पे भूमि की अवधारणा इतनी इम्पोर्टेंट हो जा रही है, नदियों के किनारे लोग बसते थे, तो भौगोलिक लोकेशन को जो यहाँ पे बात आ रही है सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया। कृषि उनका अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि मुख्य पेशा हो गया, ठीक है, कृषि यहाँ पे नीचे इंडिकेट किया भी गया है। कृषि पूरी तरीके से प्रमुख पेशा हो गया, और पशुपालन अभी तक जो ऋग्वैदिक काल में प्रथम पेशा था, यहाँ पे पशुपालन द्वितीयक पेशा के रूप में यहाँ पे सामने आ गया। साथ में अब कृषि उनका जब मुख्य पेशा हो गया, पशुपालन द्वितीयक पेशा हो गया, इसका जो हमें प्रमाण है हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट, शतपथ ब्राह्मण। मैंने आप लोग बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ के टाइप्स कई होते हैं, उसी में एक टाइप्स होता है यहाँ पे शतपथ। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रिया इसमें इंडिकेट किया गया है कि कृषि करने के लिए, जैसे कि जुताई हो गया, उसी तरीके से बुआई हो गया, कटाई, इसके साथ साथ उसकी मड़ाई, इन 4 क्रियाओं के माध्यम से आज भी देख लीजिए वर्तमान में पूरी की पूरी हम लोग, ठीक है, क्रिया जो है फसल के रूप में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, इसका उल्लेख मिलता है, जो कृषि गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। इस काल में अब बड़े पैमाने पर पशुओं का प्रयोग कृषि में किया जाने लगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे गाय की प्रजाति के जो अन्य पशु, इनका प्रयोग किया जाने लगा। काठक संहिता में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे काठक संहिता, इसमें क्या मिला है कृषि संबंधित, तो 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हलों का इसकी उल्लेख की पुष्टि करता है। इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर मैक्सिमम 24 बैलों के साथ अगर खेतों की यहाँ पे जुताई हो रही है, तो हो सकता है कि उस समय अच्छे खासे उस उत्तर वैदिक कालिक समाज में कृषि वहाँ पे होता ही होता था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट, लोहे की जानकारी ने इस काल की कृषि में देखिए गुणात्मक परिवर्तन आया, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के लास्ट तक आते आते ऐसा माना जाता है कि लोहे की खोज हो गई।
अब यहाँ पे लोहे की खोज हो गई। आप एज्यूम करिए, अब लोहे की खोज होने से पहले थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू पीछे लेने का आप लोग प्रयास करता हूँ। देखिए, ताम्र पाषाण काल वगैरह में पत्थर का उपयोग काफ़ी उस समय किया जाता था। धीरे धीरे पत्थर के साथ साथ यहाँ पे तांबा जैसे धातु की खोज की गई। अब ठीक है, तांबा को आप ठीक है कृषि के लिए उपयोग कर सकते हैं, जानवरों को मारने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो बात लोहे में होगी एक मजबूतीकरण के रूप में, वो बात यहाँ पे तांबा में नहीं हो सकती है। तांबा आया, टीन आया, कांसा आया। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी है ये पत्थर, तांबा, टीन, कांसा, ये लोहे इतना मजबूत नहीं होगा। लेकिन इस उत्तर वैदिक कालीन समाज के लास्ट तक आते आते जब लोहे की जानकारी हो गई तो लोहे अपने आप में एक कठोर धातु के रूप में मौजूद है। और जब कठोर धातु के रूप में मौजूद है यहाँ पे, तो अब जंगलों की सफाई करना बहुत आसान हो गया। साथ में कृषि करना भी इससे बहुत आसान हो गया, क्योंकि अभी तक देखिए पत्थर, तांबा, टीन, कांसा, अगर इससे सपोज करिए कि हल बना लीजिए, आगे चल के लकड़ी का भी हल बनाया जाने लगा, लकड़ी का यहाँ पे हल बनाया जाने लगा, तो क्या आप एज्यूम करिए कि इससे क्या जितनी अधिक मात्रा में जैसे चाहेंगे हम, क्या भूमि की जुताई हो पाएगी? उतना नहीं हो पाएगी। लेकिन अब इस लोहे के प्रयोग से भूमि की जुताई अधिक होगी, कृषि का ठीक है उपज में काफ़ी अधिक परिवर्तन आएगा, प्रोडक्शन यहाँ पे पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। और साथ में यहाँ पे कृषि के साथ साथ इस लोहे का हथियारों के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। जब एक मजबूत धातु हो रहा है, उसी हथियार से जब जंगलों की सफाई कर रही है, तो स्वाभाविक है कि औजार के रूप में कई प्रकार से यहाँ पे कई टाइप्स ठीक है भाला, बर्छी और ठीक है सब लोहे की बनाए जाने लगी। कुल मिला के देखिए, यहाँ पे लोहे की जानकारी जो है उत्तर वैदिक काल के लास्ट तक आते आते बहुत बड़ा जो परिवर्तन होता है यहाँ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पे शिल्प को लेके यहाँ पे कहा जा रहा है कि विविधता आई। वाजन से ही संहिता में ये कुछ ठीक है फैक्ट आ रहा है, आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स वगैरह में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। वाजन संहिता में कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के शिल्पों की चर्चा की गई है, विभिन्न व्यवसायी समूहों में संगठित थे एवं उनके संगठन एवं प्रधान के लिए गण एवं गणपति जैसा उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो व्यापार के लिए जो भी यहाँ पे संघ थे, गण या फिर गणपति, उस समय इन्हीं नामों से उनको संबोधित किया जाता था। धातु के रूप में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब चांदी आ गया, ठीक है, लोहा, चांदी का तो पहले से प्रयोग होता था, यहाँ पे एक नया धातु लोहा आ गया, लोहे का प्रचलन प्रारंभ हो गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए, इसके लिए अब देखिए ढलवा लोहा ठीक है जो होता है, उसका रंग देखिए काला होता है, तो इसको अलग नाम दे दिया गया कृष्ण आयस। आयस कृष्ण काला है, ठीक है, तो कृष्ण के नाम में, इसी तरीके से श्याम, ऐसे नामों से वहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा। प्रीलिम्स वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। व्यापार वाणिज्य में कहा जा रहा है कि वृद्धि इस काल में हुई। इस काल में यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिक्कों के रूप में जैसे कि निष्क हो गया, शतमान हो गया, शतमल का ठीक है प्रयोग यहाँ पे सुनने के लिए मिलता है। यद्यपि ये नियमित सिक्के नहीं थे, रेगुलर सिक्के ये नहीं थे, इसीलिए इतिहासकारों में इस बात को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि जहाँ तहाँ से इसका प्रमाण मिला है। लेकिन उस समय भी बार्टर सिस्टम मौजूद था व्यापार के लिए। उसी तरीके से शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि कर्ज देने एवं सूद लेने की प्रथा इस समय तक पूरी तरीके से प्रचलित हो गई थी। कर्ज प्लस ठीक है, कर्ज में जो भी आदमी लेता है इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट को हिंदी में सूद ठीक है बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कर्ज लेने एवं सूद लेने की प्रथा इस समय प्रचलित हो गई थी, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि इन दोनों गतिविधियों से व्यापार ठीक है आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कि आगे चल के हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं इतने विशाल बड़े बड़े क्यों हैं, तो उनको आगे चल के इसका पूरी तरीके से छूट मिल गया कि मंदिर में अगर कोई चढ़ चढ़ावा आ रहा है ठीक है, तो उसका वे लोग व्यापारिक गतिविधियों में पैसा लगा सकते हैं, बैंकिंग गतिविधियों में भाग लेने की उनको पूरी तरीके से अनुमति मिल गई।
और जब बैंकिंग गतिविधियों में उनको भाग लेने की पूरी तरीके से अनुमति मिल गई तो सोचिए उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और उस इंटरेस्ट से अब मंदिर को और बड़ा रूप में बनाया जाने लगा। बहुत सारे मंदिरों में फैसिलिटी आ गई। इसीलिए यहाँ पे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों में बहुत सारा जो चेंजेस दिखाई देता है। लेकिन भारत के खासकर उत्तरी क्षेत्र में जो भी मंदिर है उनको ऐसी गतिविधियाँ मिला ही नहीं। जो भी चढ़ चढ़ावा होता था, जो भी ऊपर की जो कम्युनिटी होती थी, जो भी पुजारी होते थे, उसका भी लोग आपस में कहीं ना कहीं यहाँ पे शेयर कर लेते थे। कुल मिला के यहाँ पे व्यापार को प्रोत्साहन मिल गया। इस काल में कर के रूप में काफ़ी एक बड़ा परिवर्तन आया। कर के रूप में यहाँ पे बलि नामक जो कर था, देखिए ये बलि नामक कर को ऋग्वैदिक काल में लिया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे बलपूर्वक नहीं लिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बलपूर्वक जो भी कृषि के रूप में, गाय के रूप में जो भी था, यहाँ पे इसको बलपूर्वक लिया जाने लगा। इसके लिए शासक बल का प्रयोग करते थे। कुल मिला के देखिए इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद आर्यों की अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है कि अभी भी इतना डेवलप नहीं हो चुकी थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही बनी रही, नगरों का विकास नहीं हो पाया। आगे चलकर शूद्र काल में ही अर्थव्यवस्था नगरीकृत होती है और कई सारे नगरों का विकास हुआ। अब इसी ध्यान रखिएगा, इसी अब जो वैदिक काल है, खासकर उत्तर वैदिक काल के कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ से अभी तक देखिए जनपद तक ये अवधारणा आई है। अब आगे एक नया क्रांतिकारी दौर आएगा जिसे हम लोग महाजनपद के नाम से जानेंगे। तो कुल मिला के फ्रेंड्स यही था ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक संरचना। अब एक चीज़ इसमें और बचा हुआ सामाजिक संरचना को लेके कल हम लोग उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हेल्प टू ईच अदर एंड गॉड ब्लेस यू।